सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज केसर। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक वीडियो जिसमें मैं आपको इंडियन इकोनॉमी बुक का सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइज, सबसे पहले हमारा इसमें पॉइंट है, इसमें क्या बोला है आपको, भारत में नियोजन की उपलब्धताएं। मतलब जो हमने आर्थिक नीति अपनाई थी, जो हमने योजनाएं बनाई थी, उससे भारत को क्या क्या उपलब्धताएं हुई। ठीक है, मतलब भारत को क्या क्या उसकी अचीवमेंट्स मिली, वो हम सारा इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सो चलो हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है। सबसे पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। मैं लिखता हूँ सो गाइस, देखो इसमें क्या बोला है, नेशनल इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ठीक है, देखो गाइस इसमें क्या बोला है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। उस टाइम पे क्या हुआ था, जब हमने कुछ योजनाएं बनाई, जब हमने आर्थिक नीति अपनाई, तो हमारे भारत में क्या हुआ था, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई थी। क्योंकि उस टाइम पे जब हमारा स्वतंत्र हुए थे, जब हमने योजनाएं नहीं बनाई थी, तो आपको पता है कितना सब कुछ था, हमारी जो जीडीपी थी बहुत गिरी हुई थी। लेकिन जब हमने कुछ योजनाएं बनाई, हमने आपने देखा 12-13 योजनाएं हमने बनाई हुई हैं, जो आर्थिक नीति अपनाई, तो उससे क्या था, जो हमारी नेशनल इनकम है ना, उसमें थोड़ी सी वृद्धि आई थी। उसका डाटा आपकी बुक में दे रखा है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि डाटा तो आप देख लेना बुक में से, बट ये है कि पहली से 10वीं योजना तक ना, इसमें 2.5 करके कुछ इसमें इंक्रीज हुआ था। बाकी सारा दे रखा है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में कितना दे रखा है वो आप देख लेना एक बार। हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। इसमें क्या था, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई। गाइस देखो, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, मतलब इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम। उस टाइम पे क्या हुआ था, जो पहले के टाइम पे अगर हम देखें अपने भारत को, तो यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति की जो इनकम होती थी ना, वो नामात्र होती थी। मतलब उसका कुछ इतना माना नहीं जाता था, बिल्कुल नामात्र होती थी। आप मानो 230 रुपये होती थी एक व्यक्ति की इनकम। लेकिन जैसे जैसे आगे हमने इतनी सारी योजनाएं बनाई, तब क्या था, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई। मतलब लोगों की इनकम जो है वो बढ़ी धीरे धीरे करके। ठीक है, ओके, और डाटा आपकी बुक में दे ही रखा है, आप देख लेना। और जो हमारा तीसरा है, बचत तथा निवेश दर में वृद्धि। देखो गाइस, क्या है, बचत तथा निवेश दर में वृद्धि, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। उस टाइम पे क्या था, बचत मतलब सेविंग। उस टाइम पे क्या था, ब्याज की ऊंची दर, मतलब क्या था, ब्याज की जो है ना, ओके, बचत तथा निवेश दर में वृद्धि, इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। उस टाइम पे क्या था, जो बचत है मतलब सेविंग, उसमें क्या था कि हमें ना बचत के लिए जो ब्याज दर थी ना, उसकी ऊंची दरें दी जा रही थी, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सके। और निवेश के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान, पूंजीगत, ये सब किया जा रहा था। ठीक है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, जिससे हमें आगे के लिए फ़ायदा हो। तो ये था, बचत तथा निवेश दर में वृद्धि हुई। और हमारा फोर्थ पॉइंट है, कृषि में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन। देखो, आपको पता है, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद हमारे पास उद्योग बिल्कुल नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि हम क्या करते थे, ब्रिटिश से ही सारी वस्तुएं मंगाते थे, ब्रिटिश से सारा सामान मंगाते थे, और वही हमारे कंट्री में उद्योग लगाते थे। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने, मतलब हम जब स्वतंत्र हुए, तब हमारे पास कोई नहीं था उद्योग लगाने के लिए, कोई ज़्यादा मशीनें नहीं थी, हम गतिहीन अर्थव्यवस्था थी हमारी, पिछड़ी जिसे कहते हैं वो। ठीक है, तो हमें इसका विकास करने के लिए हमने कई कई जगह उद्योग स्थापित करे, हमने थोड़े थोड़े उद्योग लगाने स्टार्ट करे, इंडस्ट्रीज़ खोली। तो क्या हुआ था, उस टाइम पे कृषि में तो प्राइमरी सेक्टर तो हमारा था ही, क्योंकि हम कच्चा माल निर्यात करते थे। लेकिन क्या था, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तकनीकी परिवर्तन नहीं था, मतलब इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, उद्योग नहीं थे, कुछ नहीं था। लेकिन क्या हुआ, कृषि में संस्थागत परिवर्तन आया, तकनीकी परिवर्तन आया। कृषि जैसे पहले हम हल वगैरह से करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, मतलब बहुत तरीके की नई नई चीज़ें आई। जैसे हम पहले बैल, वो गायों से अपने हल वो करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ट्रैक्टर आए, ये सब आया। मतलब छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए गए प्राइमरी सेक्टर में भी। ठीक है, ये था कि कृषि में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन। कृषि को मतलब संस्थागत तो थी, उसके बाद तकनीकी परिवर्तन कर दिया, मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी उस टाइम पे भी।
ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा 5वां पॉइंट है कि उद्योगों का विकास एवं विविधीकरण। सो गाइस देखो क्या होता है इंग्लिश में, अगर हम कहें उद्योगों का विकास एवं विविधीकरण को, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या होता उस टाइम पे, क्या होता उद्योग, मैंने आपको बताया बिल्कुल नहीं था जब हम आज़ाद हुए थे, लेकिन जब ये आर्थिक नीति अपनाई, जब हमने योजनाएं बनाई काफ़ी सारी, तो क्या हुआ उद्योग भी स्थापित हुए और उनका विविधीकरण भी हुआ, मतलब धीरे धीरे उद्योग स्थापित होने हो गए थे। ठीक है, फिर छठा पॉइंट है आर्थिक आधारित संरचना। ठीक है, आप जानते हैं आर्थिक आधारित संरचना को इंग्लिश में हम कहते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आता है एक बार फिर से। यातायात, संचार के साधन, ये सब देखो, जैसे यातायात, संचार के साधन, ठीक है, यातायात हो गया, संचार के साधन हो गए, डाक तार, बैंकिंग, बीमा, उत्पादन, सब, मतलब ये सब आ गया है इसमें। ठीक है, ये भी क्या हुआ था उस टाइम पे बढ़ने लग गया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने अपने लिए तो फ़ायदा करा ही था भाई, सड़कें बनवाई थी, डाक तार व्यवस्था ठीक कराई थी, पर वो किस लिए करते थे ये सब? अपनी प्रशासनिक कुशलता के लिए या सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए। लेकिन क्या हुआ, जब हमने योजनाएं बनाई तब हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया था कैसे कैसे क्या करना है, फिर हमने अपने लिए भी इसको वृद्धि करी थी। ठीक है, इसकी वृद्धि करना स्टार्ट कर दिया था हमने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे आप देख रहे हैं सामाजिक आधारित संरचना। ठीक है, इकोनॉमिक सोशल सेक्टर कह सकते हैं इसमें। और इसमें क्या हुआ था कि ना सामाजिक आधारित संरचना में आप जानते हैं ये सब आते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। तो लोगों के भाई शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। लड़कियों को पहले पढ़ाया नहीं जाता था बिल्कुल, मतलब एक कूड़े के उसमें रखा जाता था कि तुम पढ़ोगी नहीं, सिर्फ घर का काम करोगी, और जल्दी उम्र में शादी कर दी जाती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब योजनाएं बनाई गई, आर्थिक नीति अपनाई गई, तब क्या हुआ, लड़कियों लड़कों को एक बराबर पढ़ाया गया, उनको अच्छी शिक्षा दी गई। ठीक है, जिससे वो पढ़ें, आगे देश का विकास हो सके। उसके बाद क्या हुआ, स्वास्थ्य से क्या हुआ, हॉस्पिटल खुलवाए गए, छोटे छोटे सरकारी हॉस्पिटल, जिससे पहले क्या होता था लोगों को इलाज नहीं मिलता था, वो मर जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, स्वास्थ्य अच्छा मिला, लोग पढ़ने, मतलब स्वास्थ्य होने लगा उनका। ठीक है, इलाज होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, आवास, उनके रहने सहने के घर, पहले घर नहीं होते थे, लोग पता नहीं कैसी कैसी जगहों पे रहते थे, लेकिन फिर उनके घर की भी व्यवस्था ठीक करी गई। ठीक है, उनको जगह दी गई, रहने सहने के लिए जगह थोड़ा सा करा उनके लिए। ठीक है, तो सामाजिक आधारित संरचना का भी विकास हुआ उस टाइम पे। फिर हम आगे चलते हैं। सो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हमारा 8वां है रोजगार, मतलब एम्प्लॉयमेंट। देखो गाइस क्या हुआ था कि ना पहले के टाइम पे आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था एम्प्लॉयमेंट से, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं होता था। और वो जो ब्रिटिशर्स थे वो काम करवाते भी तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कराते थे, उनको उसका कोई पैसा नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि लोगों के पास, लोग सोचते थे कि भाई हमें किसी भी दर पे काम मिल जाए, लेकिन मिल जाए, हम प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको काम नहीं मिलता था। उसके बाद क्या हुआ, जब अब अगर आप फिर जब हमने योजनाएँ बनाई, आर्थिक नीतियाँ बनाई, फिर कई कई जगह हॉस्पिटल खुलवाए गए, मतलब स्कूल खुलवाए गए, इन सब के लिए डॉक्टर, टीचर, इन सब की ज़रूरत हो गई। उद्योग खुलाए गए, उद्योगों के अंदर लोगों के, मतलब कोई कुछ जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ज़रूरत होगी। तो क्या था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, रोज़गार बढ़ा। ठीक है, ऐसा नहीं है घटा। फिर लोग कृषि से थोड़ा सा आगे बढ़ के मतलब रोज़गार की तरफ आने लगे। पहले लोग कृषि करते थे, लेकिन फिर उसके बाद रोज़गार की तरफ भी आने लगे। इससे क्या, रोज़गार दर भी बढ़ती रही। ठीक है, उसके बाद आगे हमारा राष्ट्रीय व्यापार। उस टाइम पे क्या हुआ था, जब पहले हम थे
उस टाइम पे हम क्या करते थे, हम ना कि भाई लोगों से ज़्यादा हम कच्चा माल निर्यात करते थे। ब्रिटेन और हमारे बीच ही क्या था, मतलब व्यापार का संबंध था। हम उनको कच्चा माल देते थे, वो उससे हमारे तैयार वस्तुएं देते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब हमने योजनाएं बनाई, आर्थिक नीति अपनाई, हमने प्लानिंग करी, तो क्या हुआ, हमने सोचा कि बाहर की जो देश हैं उनसे भी हम व्यापार करना स्टार्ट करें। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय से व्यापार करना स्टार्ट करा। जो हम यहाँ माल बनाते थे वो हम बाहर बेचते थे, जो यहाँ नहीं होता था वो वहाँ से लेते थे। तो ये था कि दूर देशों से हमने सामान लेना स्टार्ट करा, उनको देना स्टार्ट करा। सो ये था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मतलब हमने व्यापार करना शुरू कर दिया जैसे न वैसे। ठीक है, सो हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, सो देखो बस इसमें इतने ही पॉइंट्स हैं, 9 तक पॉइंट्स हैं, मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए। बाकी देखो अगर इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि अगर आप बुक खोल के अपने सामने बैठे होंगे, इसके अंदर भी कुछ बहुत सारे डाटा है, बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, वो मैंने आपको ऐसे ही क्लियर करवा दिया। अगर मैं लिखने बैठा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या क्या असफलताएँ हुई थी। ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी के पॉजिटिव पॉइंट्स है तो नेगेटिव नहीं हुए, क्योंकि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव ज़रूर होगा। तो नेगेटिव में देखो क्या क्या था, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है दयनीय निर्धनता। सो गाइज उस टाइम पे क्या हुआ था, हमारी जो निर्धनता थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी। जनसंख्या का 21.9% जो था अभी भी निर्धनता रेखा के नीचे था, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था, उनके पास रहने सहने की जगह नहीं थी, शिक्षा इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, आप जानते हैं जैसे उनको भोजन नहीं मिल पा रहा था, अच्छा सा निवास नहीं मिल पा रहा था, वस्त्र नहीं थे लोगों के पास रहने के लिए, और कम से कम 50% जो लोग हैं जो मतलब निर्धनता के में रह रहे थे। भारत में ऐसा नहीं था कि कोई भी जो निर्धनता रेखा के नीचे ना हो, बहुत कम ही लोग थे जो निर्धनता रेखा के ऊपर थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निर्धनता रेखा के नीचे ही थे। ठीक है, उसके बाद है मुद्रास्फीति की उच्च दर। सो गाइस आप देख रहे हैं मुद्रास्फीति की उच्च दर। उस टाइम पे क्या हुआ था कि ये जो मुद्रास्फीति की उच्च दर से क्या हुआ था, लोग जो है ना उनकी जो वास्तविकता आय जो थी ना, जो उनकी इनकम थी वो बहुत कम होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा कम हो रही थी। और जो अमीर लोग और जो निर्धन लोग हैं उनके बीच बहुत ज़्यादा अंतर बढ़ने लगा था, वो विभाजित होने लगे थे। ठीक है, ये होने लगा था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेरोजगारी संकट। उस टाइम पे क्या हुआ था, लोग बहुत ज़्यादा बेरोज़गार होने लगे थे। क्यों होने लगे थे आप सब जानते हैं कि भाई लोगों के पास काम नहीं आ रहा था, कि कुछ लोगों को काम मिल पा रहा था तो वो घर का अपना राशन वाशन चला रहे थे। जिनके पास काम नहीं था वो बेरोज़गार हो रहे थे, क्योंकि वो जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने को इच्छुक हैं, उनको प्रचलित मजदूरी पर भी काम नहीं दिया जा रहा था। तो लोग बेरोज़गारी का संकट झेल रहे थे उस टाइम पर। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 4th पॉइंट आता है अपर्याप्त आधारित संरचना। सो गाइस देखो अपर्याप्त आधारित संरचना में क्या था, जैसे बिजली हो गया, स्वास्थ्य हो गया, मतलब हॉस्पिटल्स हो गया, आपके शिक्षा विद्यालय हो गया, मतलब बहुत सारी मैं आपको बताता हूँ, जैसे बिजली, सड़क, बांध, पुल, विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, इन सब चीज़ों का अपर्याप्त विकास हुआ था। इन्होंने विकास करने की कोशिश तो करी लेकिन हो नहीं पा रहा था, जिससे लोगों को संकट झेलना पड़ रहा था। साथ के साथ क्या होता है, लोगों की जो समृद्धि और लक्ष्य को प्राप्त करने की जो मतलब वो था ना कि एक बंदा होता है कि भाई हाँ मैं पढ़े लिख के कुछ गोल अचीव करूँगा, वो उनकी अपर्याप्त रह रही थी, वो असफल रह रहे थे इन सब चीज़ों को करने में। तो क्या था, अपर्याप्त आधारित संरचना थी। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पक्षपात वितरण। नीचे लिखते देखो पक्षपात वितरण में क्या था, लोगों के साथ असमानता की जा रही थी। जो गरीब लोग थे उनको ज़्यादातर आपने देखा शिक्षा में पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। जो अमीर घर के बच्चे होते थे वही ज़्यादातर स्कूलों में जाते थे। जो गरीब घर के लोग थे उनको शिक्षा नहीं दी जा रही थी, उनको मतलब उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा था। उनको हॉस्पिटल्स में भी उनके साथ मतलब आप जानते हैं अमीर लोगों को कह रहे थे कि आओ मतलब अच्छे से जल्दी ठीक कर देते, तो जो गरीब लोग थे तो उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था। ठीक है, ये था। सो गाइस देखो ये जो चैप्टर है आपका ख़त्म हो गया, इसमें सिर्फ 4 या 5 पॉइंट है, आप इसके आगे अपने खुद से भी और बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये सारा चैप्टर ख़त्म करा दिया। जो हमारा सेकंड चैप्टर है ये ख़त्म है। अब इसमें कोई भी चीज़ मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, आपको हर एक पॉइंट हर एक चीज़ आपको क्लियर करवाई है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, क्योंकि जितनी भी हमारी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास आती रहेगी। सो थैंक यू सो मच।